Assalamu alaikum viewers. My name is Aruba Riaz. Today the topic of my discussion is human evolution. हम देखेंगे कि ह्यूमन किस तरह से इवॉल्व हुए, ठीक है। ह्यूमन की एवोल्यूशन का जो है पता है एस्ट्रोलॉजिस्ट लगाते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन फाउंड इन डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स, ठीक है। हम जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन का पता जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट ही लगाते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन जो थी वो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने थ्रू डिफरेंट स्केलेटन्स के जरिए देखा उन्होंने कि ह्यूमन किस किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। इसके दरम्यान हमें बहुत सारी स्पीशीज के जो है वो स्केलेटन मिले, ठीक है, और उनके बारे में देखा गया। अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें किसका स्केलेटन मिला और हमने क्या देखा और हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबसे पहले जो है ड्रायोपिथिकस आते हैं, इनका स्केलेटन मिला था सबसे पहले ड्रायोपिथिकस का। ड्रायोपिथिकस जो है इनके बारे में कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसे एनिमल्स थे जो कि अपनी 4 टांगों पर चलते थे, यानी कि 4 लेग्स वाले एनिमल्स थे और उन्हीं का यूज करते थे और ये ट्रीज के ऊपर रहते थे। ड्रायोपिथिकस जो थे वो ट्रीज के ऊपर रहते थे वहां से, और ये वहीं जो है मीट्स वगैरह जो है ये खाते थे, ठीक है। ड्रायोपिथिकस जो है, अगर ये कहा जाए कि स्केलेटन्स हमें या ड्रायोपिथिकस वगैरह जो है ये अफ्रीका में रहते थे, ठीक है, वहां से इनकी एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई। तो अगर इनकी लाइफ की कहाँ से राइज हुई वो देखा जाए तो यहाँ पे 2 इरा के नाम लिखे हुए हैं, दैट इज एल्किज़ोइक एंड प्री कैम्ब्रियन इरा। वहां से इनकी लाइफ जो है वो राइज हुई। ड्रायोपिथिकस को जो है वो कॉमनली एंसेस्टर्स ऑफ एपिस कहा जाता है एंड मैन के कहना या ह्यूमंस के कहना ये परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ह्यूमन से किसी भी तरह सिमिलर नहीं थे। तो इस वजह से इनको ह्यूमंस के तो एंसेस्टर नहीं लेकिन एपिस के जो है वो एंसेस्टर इनको कहा जाता है। अगर हम इनके फॉसिल्स की बात करें कि इनका फॉसिल रिकॉर्ड कब देखा गया तो 25 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इनका फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ये जो थे ये वो एप से बहुत ज्यादा सिमिलर थे, उनसे ज्यादा इनकी सिमिलरिटीज जो थी वो देखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रामापिथिकस की, ठीक है। सब जो है पहले हमारे पास जो है वो ड्रायोपिथिकस आया। ड्रायोपिथिकस से जो नेक्स्ट एवोल्यूशन देखी गई वो रामापिथिकस के अंदर देखी गई। ये भी ये ड्रायोपिथिकस से बहुत ज़्यादा सिमिलर थे लेकिन इनके अंदर इन डिफरेंस देखेंगे उनसे डिफरेंस क्या था। तो रामापिथिकस जो थे ये भी 4 जो है वो अपनी लेग्स पर ही चलते थे, ये भी ट्रीज के ऊपर ही रहते थे और ये भी बहुत ज्यादा एंशियंट जो है वो इंसेस्टर्स हैं। लेकिन ये अगर इनकी हाइट देखें तो इनकी हाइट में डिफरेंस था। इनकी जो हाइट थी वो 3.5 फीट टॉल थे ये हाइट के अंदर, ठीक है। और ये जो है वो ट्रीज के ऊपर कौन से ईयर्स के अंदर रहते थे, 8 to 14 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम ड्रायोपिथिकस की बात करें तो वो 15 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो एवॉल्व, हमने बात की उनके फॉसिल रिकॉर्ड देखा गया या इस तरह से। तो रामापिथिकस जो थे वो 14 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इनकी बहुत कम फिजिकल एविडेंस बचा, इनका जो है वो बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट थे इनको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस हुई क्योंकि ये एविडेंसेस जो थे हमें बहुत कम मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि इनकी जो लोअर और अपर जा है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ टीथ थे। बाकी यही था कि ये 4 लेग्स के ऊपर वॉक करते थे, ये भी ट्रीज के ऊपर रहते थे। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, 2 ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस को। नेक्स्ट एवोल्यूशन जो है वो देखी गई ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस। ये भी अफ्रीका में ही रहते थे और ये 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इनके स्केलेटन जो थे उनका रिकॉर्ड मिला था। और रिसेंट फाइंड्स डेट जो है वो शायद मे बी 2.6 मिलियन ईयर्स अगो है। इनके अंदर जो है वो ल्यूसी जो है वो बेस्ट नाउन है इनके अंदर, ठीक है। यही कहा जाता है कि ल्यूसी से ही नेक्स्ट ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई है। तो लूसी इनके अंदर बहुत इस मामले में वेल नाउन है। इनके जो स्पेसिमेंस जो कलेक्ट किए गए थे वो 300 इनके इंडिविजुअल्स जो थे वो कलेक्ट किए गए थे। इसके अलावा ये 4 लेग्स वाले नहीं थे, ये बाइपेडल थे। इन्होंने सीख लिया था
एस्ट्रेलोपैथिकस ने सीख लिया था कि 2 लेग्स पर किस तरह खड़े होते हैं, और ये लोग 2 लेग्स पर खड़े हो जाते थे। रहते ये भी ट्रीज के ऊपर थे, लेकिन ये 2 लेग्स के ऊपर खड़े होना इन्होंने सीख लिया था। ये इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए एडवांटेजेस भी थे इसमें और डिसएडवांटेज भी थे। एडवांटेजेस को इस तरह मिलता था कि ग्रास में खड़े होकर जो है वो दूर तक देख सकते थे कि कौन सा एनिमल्स है या इनकी फूड कहाँ कहाँ तक पाई जाती है, तो ये इनके एडवांटेजेस के अंदर आता है। लेकिन ऑब्वियसली इनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी थे कि ये बायपेडल थे ना, तो खड़े हो सकते थे, लेकिन इसके उनको ये एडवांटेजेस थे कि इनकी वर्टिब्रल जो थी वो वीक थी इस मामले में निस्बतन उनके, क्योंकि ये खड़ा होना इन्होंने सीख लिया था, लेकिन इनकी जो वर्टिब्रल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये इनका जो, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो इनका जो हेड था वो एप लाइक था, बट इनका स्केल्टन ये देखा गया कि इनका स्केल्टन ह्यूमंस लाइक था। इनके अंदर हेरी थोड़ी कम होना शुरू हो गई थी। हमने ड्रायोपिथिकस देखे, वो बहुत हेरी थे, ठीक है। मैंने जो थे एस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सोचा कि ये होमो ब्रेन साइज, होमो हम बेसिकली टर्म जो होती है वो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। तो इनका जो ह्यूमन की तरह का जो इनके अंदर ब्रेन इवॉल्व हो गया था, ह्यूमन का ब्रेन, और इनके जो ब्रेन की सीसीसी दैट इज ब्रेन कैपेसिटी दैट इज 375 टू 550, और ये 1974 के अंदर जो है वो डिस्क्राइब हुए थे। तो अभी तक हमने 3 के बारे में पढ़ा, दैट इज ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नेक्स्ट वन इज, ये भी ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस जो थे वो बायपेडल थे। यहाँ पे ये स्टूड है, खड़ा है, तो ये शो करवा रहा है कि बायपेडल है। और ये भी देख सकते हैं कि इनके जो हेयर हैं वो कम हो गए हैं। और इनका जो स्केल्टन, अगर आप स्केल्टन की बात करें तो देखें, हमें यहाँ से जो है वो दिख रहा है कि इनका जो स्केल्टन है वो ह्यूमंस लाइक अपीयरेंस दे रहा है, बट देयर हेड जो है वो एप लाइक अपीयरेंस ही दे रहा है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं चिंपैंजीज को देखें या लूसी, ये सारे इसी के कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो लूसी को आप देखें तो इसमें से ये फीमेल लूसी जो थी दैट इज अ फीमेल वर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और ये कहा जाता है कि ह्यूमन, इससे जो है वो ह्यूमन एवॉल्व हुए हैं ये लूसी। लूसी का जो स्केल्टन था वो साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट को बहुत सही फॉर्म में नहीं मिला था। इसके जो स्केल्टन जो था इसका कुछ इस तरह से मिला था। ये इसका स्केल्टन है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद जो है वो एक स्केल्टन नहीं, एक जो है वो स्कल मिली थी, और एस्ट्रोलॉजिस्ट का इसका स्केल्टन ही मिला था। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा ये किसी बच्चे की स्कल है, और जब उन्होंने इसके पेरेंट्स दी तो इसके पेरेंट्स भी एपी और ह्यूमन से सिमिलर ही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये ह्यूमन से इवॉल्व हुआ है, और इसको वो टंग चाइल्ड का नेम दे दिया उन्होंने। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में हम इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज होमो हैबिलिस, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा ड्रायोपिथिकस, फिर हमने देखा रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नाउ इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इज द वन जिसको आगे ह्यूमैनिड का रेफर कर दिया गया था कि ये ह्यूमंस के एंसेस्टर्स हैं। इनके लिए फर्स्ट वन है जिनके लिए ह्यूमैनिड टर्म जो है वो यूज हुआ था। मींस कि फर्स्ट वन जो है कहा जाता है, इनको हम कह सकते हैं दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। इनके लिए टर्म यूज किया था कि बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये फाइट नहीं करते थे, इस वजह से इनको हैप्पी कहा जाता है। क्योंकि ये देखा गया कि ये फाइट करने को पसंद नहीं करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस वो मीट खा लेते थे, लेकिन ये मीट खाना पसंद नहीं करते थे, इस वजह से ये फाइट नहीं करते थे। जब इनको फाइट ही नहीं पसंद थी तो वो फाइट करेंगे तो मीट फाइंड करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे तो किसी को मार के फिर मीट लेंगे, लेकिन इनको ये सब पसंद ही नहीं था। तो इस वजह से इनका फूड जो देखा गया, ये कहा जाता है कि ये फ्रूट्स पे जो है वो मोस्टली फ्रूट्स खाते थे।
और इनके इनके लिए एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, टूल मेकर। दे आर वेरी गुड टूल मेकर्स। ये बहुत अच्छे टूल बनाते थे पत्थरों का यूज करके, पत्तों का यूज करके। और वो टूल्स जो थे वो अपने डिफेंस के लिए बनाते थे, क्योंकि ये फाइट नहीं करते थे। जब ये फाइटिंग करते थे तो फिर इनके ऊपर हमले हो सकते हैं, तो उन्होंने डिफेंस के लिए अपने टूल्स रखे हुए थे ताकि कोई इनसे डरे और इनसे फाइट करने के लिए ना आए। इनका जो ब्रेन कैपेसिटी दैट इज 650 टू 800 सीसी जो है वो देखी गई। इनकी हाइट जो थी वो छोटी थी, ठीक है, छोटी हाइट के थे। इनके लिए फर्स्ट वन थे जिनकी इनकी ह्यूमन टर्म यूज हुआ था, क्योंकि इनके फीचर्स वेरी मच ह्यूमन से सिमिलर थे। देन द नेक्स्ट वन इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी थी। अच्छा, वैसे अगर टर्म हम इरेक्टस देखें तो ये इसी से बेस है, इरेक्टस इरेक्ट से निकला। होमो हैबिलिस भी इरेक्ट हो गए थे, वो भी खड़े होना शुरू हो गए थे। दे आर आल्सो इरेक्ट, लेकिन उनकी हाइट स्मॉल थी। इनकी हाइट बहुत अच्छी थी। अगर हम जितने भी हमें मिले, ड्रायोपिथिकस हो, रामापिथिकस हो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो, या हमारे पास होमो हैबिलिस हो, इन नेक्स्ट भी हम जितने पढ़ेंगे उन सब में होमो इरेक्टस की हाइट सबसे अच्छी थी। इनकी हाइट बहुत अच्छी थी। और ये भी कहा जाता है कि जितने जो मॉडर्न मैन हैं उनसे इनकी हाइट मे बी लार्ज हो सकती है, या उनके जैसी, लेकिन स्मॉल नहीं हो सकती। होमो इरेक्टस के बारे में ये भी फेमस है, ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने अफ्रीका से आउट ऑफ मूव किया। हमने पहले जितने भी पढ़े हैं, जो ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया, होमो हैबिलिस हो गया, वो सब के सब अफ्रीका में रहते थे। लेकिन ये फर्स्ट वन है जो आउट ऑफ अफ्रीका मूव किए, क्योंकि इनके स्केलेटन्स जो थे वो चाइना में ऑब्जर्व किए गए थे। कहते हैं कि चाइना की तरफ ये मूव कर गए थे, और इनके जो स्केल्टन थे उनको नेम भी दिए गए। बहुत फेमस, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, जावा कहा जाता है इनके स्केल्टन को। इनके स्केल्टन को पैकिंग मैन कहा जाता है। और वही बात, इनकी हाइट बहुत अच्छी थी और इनमें आके ब्रेन भी बहुत अच्छा इवॉल्व हो गया था, दैट इज 900 सीसी। अच्छा, ये फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीखा था। अच्छा, फायर जो थी वो तब भी थी, ड्रायोपिथिकस की तरफ भी दफा भी, तब भी जंगलों में आग लगती थी उनकी दफा भी, तब भी सब कुछ होता था। लेकिन होमो इरेक्टस वाले, इनके ब्रेन इतना कैपेबल हो गया था कि इनको समझ आ गया, इनको ये पता चल गया कि हम किस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, जब जंगलों में आग लगनी तो इनको पता था कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस तरह से फायर को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इनके बारे में इस वजह से कहा जाता है, दे आर द फर्स्ट ह्यूमंस हु नोज हाउ टू कंट्रोल फायर, एंड दे आर फर्स्ट वन हु डेवलप देयर फैमिली सिस्टम। अच्छा, फैमिली सिस्टम क्या होता है? फैमिली सिस्टम ये होता है कि हम अपने ऑफ स्प्रिंग का इस कहते हैं ना बेनिफिट लेना देना, तो इस बेस पर हम अपने ऑफ स्प्रिंग का जो है वो ख्याल रखें कि वो हमें नेक्स्ट बेनिफिट देगा। हम उसको बेनिफिट दे, हम उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कैपेबल नहीं होंगे, तो वो हमें जो है वो हमारी केयर करेंगे। तो ये उन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने ऑफ स्प्रिंग की टेक केयर करना शुरू कर दिया था। अगर हम सोचे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इनको किस तरह से, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उनको स्केल्टन्स मिले थे, ऑब्वियसली दे डिडंट गो टू दैट इरा, और वो जहाँ वहाँ पे जाके तो उनको देख नहीं सकते थे, लेकिन उनको उनके स्केल्टन्स मिले थे, तो स्केल्टन से उन्होंने कैसे भी लगा लिया, इनको फैमिली सिस्टम जो है वो डेवलप करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह से कि उन्होंने जब उनके बेबीज के स्केल्टन मिले तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब बेबीज को इंजरीज होती थी, या जितने भी बड़ों के भी स्केल्टन मिले, तो उनको इतना पता चल गया था कि स्केल्टन को हमने किस तरह से हील करना है। वो स्केल्टन सॉरी बोन्स को अगर बोन टूटी है हमारी, तो हमने बोन्स को किस तरह से हील करना है, उन्होंने अपने ब्रेन का यूटिलाइज करके एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। जो एक इस चीज को एस्ट्रोलॉजिस्ट ने जो है वो फैमिली सिस्टम का नाम दे दिया, और ये कहा जाता है दे आर द फर्स्ट वन हु डेवलप देयर फैमिली सिस्टम, क्योंकि इन्हीं के बहुत ज्यादा इंसेस्टर्स थे और इन्हीं में बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स देखे गए, यानी इन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग्स
पॉपुलेशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, ताकि इस वजह से इनके बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ भी देखी गई हैं कि ये इन्होंने एक अच्छा वेल डिवेल्प जो है अपना फैमिली सिस्टम जो है वो क्रिएट किया था। इनके लिए एक और वर्ड कहा जाता है कैनिबलिज्म यूज किया जाता है। व्हाट इज कैनिबलिज्म? कैनिबलिज्म हम कहते हैं वो वाले जो खुद ही को ईट करें, मीन्स वन होमो इरेक्टस दूसरे होमो इरेक्टस को ही ईट करे, तो इसके लिए हम कहते हैं कैनिबलिज्म है। ये गोश्त खाते थे, इस वजह से ये एक दूसरे को मारते थे, इस वजह से ही इनकी स्पीशीज जो है वो खत्म होना शुरू हो गई थी। तो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट ने फाउंड किया था कि इनके अंदर कैनिबलिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ी मैं रिवाइज कर रही थी। दैट इज ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। एंड होमो हैबिलिस इज द वन जिसको हम कहते हैं इंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन जो है ये नेक्स्ट एवोल्यूशन है ह्यूमन की, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इनके बारे में कहा जाता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, इनके हाथ में टूल पकड़ी हुई थी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स के अंदर रहते थे, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग भी थे। इनका ब्रेन 1400 सीसी था, मीन्स कि इनके ब्रेन बहुत वेल डिवेल्प हो गया था। ये भी कहा जाता है कि जो आज के ह्यूमंस हैं और इनका ब्रेन ज़्यादा वेल डिवेल्प था, ये ज़्यादा अच्छे से अपने ब्रेन का फंक्शन यूज़ करते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जानी, सो दे नो हाउ टू सर्वाइव देम। उन्होंने आइस केज के अंदर खुद को सर्वाइव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया, और बॉडी को जो है वो पत्तों के जरिए दे नो उन्होंने इनके ब्रेन ने वर्क किया और वो अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो होमो इरेक्टस से नेक्स्ट जो ये निएंडरथल हैं, इन्होंने दे आर द फर्स्ट वन हु कवर्ड देयर बॉडी। और ये जो है ये जर्मनी में जो है ये फाउंड पाए जाते थे। जर्मनी में एक वैली है निएंडर, इसी वजह से इनको निएंडर की वजह से, इनकी वैली की वजह से नाम दिया गया। अच्छा, इनके अंदर सम काइंड ऑफ रिलीजन भी देखा गया है कि इनके अंदर कुछ काइंड ऑफ रिलीजन की खुसूसियात भी पाई जाती थी, इबादत, मजहब, ये सब जो है इनका ब्रेन इतना कैपेबल हो गया था कि ये सोच सकें कि हम किस तरह से इवॉल्व हुए, हमें किससे बनाया है, हमें इस दुनिया में कौन लेके आया है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो सम काइंड ऑफ रिलीजन, इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से सम काइंड ऑफ रिलीजियस कहते हैं कि इनके अंदर देखा गया। The next one is Cro-Magnon man. Cro-Magnon man जो है ये भी जो है वो इसी दौर में पाया गया था जब निएंडरथल जो थे वो जो है वो जो थे तब थे, उन्हीं रीजन्स में रहते थे। और इन लोग इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, निएंडरथल को किल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये निस्बतन निएंडरथल के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनके आपस में जो है वो फाइट होती थी फूड की वजह से, सर्वाइवल की वजह से। जब इनके आपस में फाइट होती थी तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, फिर इन्होंने उनको किल करना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट फिर इनसे जो है वो नेक्स्ट मॉडर्न मैन निकले। ये पूरा जो है वो ह्यूमन का स्केलेटन दिखाया हुआ है, क्योंकि सारा जो है इसका वेल डेवलप्ड स्केलेटन है। यहाँ पे बिल्कुल इरेक्ट खड़ा है, इसके ये बाइपेडल है, तो ये सारे जो है वो इनकी कैटेगरीज हैं। इस तरह जो है ह्यूमन इवॉल्व हुए। मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस था, जो कि 4 लेग्स पे वॉक करते थे, ट्रीज पे रहते थे। रामापिथिकस थे जो भी 4 लेग्स पर ही वॉक करते थे, ट्रीज पर ही रहते थे। फिर होमो हैबिलिस आए, उससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, उन्होंने खड़े होना शुरू कर दिया था। लेकिन होमो हैबिलिस जो थे वो बाइपेडल थे। होमो इरेक्टस आए, दैट इज आल्सो बाइपेडल। और उसके बाद जाके जो है हमारे पास निएंडरथल आए थे, और फिर निएंडरथल के साथ ही जो है वो उसी रीजन के अंदर जो है वो काफ़ी सारा जो है वो क्रो-मैग्नन देखे गए, लेकिन वो और जो है वो फिर वहाँ से जो है मॉडर्न मैन निकला। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि होमो, आप अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि होमो सैपियंस जो है वो
evolved, कहाँ से evolved होना शुरू हुए, तो ये Fe का इसके लिए टर्म यूज करते हैं। और 18,000 years ago केव पेंटिंग भी दी गई थी और ये क्रो मैग्नन ने ही की थी। और 10,000 years ago एग्रीकल्चर का वर्क भी स्टार्ट हो गया था। Don't forget to like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you so much.